नमस्कार, स्वागत है हमारा आप खास कार्यक्रम में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम बात करेंगे एक बेजोड़ शख्सियत जिसका नाम है राजेंद्र कुमार कटारा। ये वर्तमान में जिला बीजापुर के कलेक्टर और दंड अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई परेशानियों और संघर्षों का सामना करने के बाद आज इस काबिल हो गए हैं कि लोग इनको देखकर सलाम करते हैं। इन्होंने अपने जिद और लगन से कलेक्टर बनने तक का सफर तय किया है। हमारे सहयोगी से खास बातचीत करते हुए इनसे कई सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। क्या कुछ इन्होंने कहा, सुनिए। आज हमारे साथ बने हुए हैं बीजापुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा जी। खास बातचीत होने जा रहा है कि ये जो कलेक्टर साहब थे किस प्रकार अपने पढ़ाई की मेहनत करके किस प्रकार आज कलेक्टर के पद पे एक जिला संभाल रहे हैं, किन किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ा और कैसा समस्या उनको फेस करना पड़ा और क्या क्या समस्याओं को फेस करते, क्या फिर परिवार उनके साथ थी या फिर वो अकेले ही संघर्ष करके सामने आए। खास बातचीत होने जा रहा है, बने रहिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग उनको आपको दिखाते हैं कि पढ़ाई लाइफ में उनका क्या रहा है। जी, सबसे पहले हम लोग उनकी एक और क्वेश्चन छोटी सी करेंगे कि किस प्रकार उन्हें मेहनत करके आज एक जिम्मेदारी व्यक्ति बन के एक जिले को संभाल रहे हैं। और खास हमारे लिए प्रेरणादायक होगा कि हमने किस प्रकार आज पढ़ाई के लाइफ को लेकर जो लापरवाही चल रही है उसको लेकर आप लोगों को खास दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, आपको जो पढ़ाई लाइफ था उस समय में कितने संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा और किन किन समस्याओं से जूझते हुए आप इस मुकाम तक पहुंचे? देखो, जो कठिनाई होती है, संघर्ष होती है, वो आपके बैकग्राउंड से पता चलती है। तो बैकग्राउंड ये समझ लीजिए कि मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले से रहने वाला हूँ। तो लगभग जो बस्तर एरिया हमारा वैसा ही है, वो एरिया भी पूरा ट्राइबल एरिया है। और उसमें दूरस्थ गांव से हैं कि जहाँ सड़क नहीं है या आपको स्कूलिंग के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, छठी पढ़ने के लिए आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, रहने का कोई सुविधा नहीं है, रोज आना जाना करना है। प्राथमिक शाला में जैसे एक ही शिक्षक रहे हमारे, तो पूरे 5 साल पढ़ाने वाले। और उसके बाद भी क्योंकि ग्रामीण स्कूल था तो कोई टीचर होते थे, फिर ट्रांसफर हो जाते थे। जैसा यहाँ होता है हमारे बच्चों के साथ कि अपना जुगाड़ लगा के टीचर तो निकल जाते हैं और बच्चे पीछे सफर करते हैं, फिर नया कोई पोस्टिंग होता है, फिर आता है, फिर निकल जाता है। तो उस परिस्थितियों में और सरकारी स्कूलों में पढ़ने से तकलीफ तो होती है, समस्या होती है, लेकिन वैसी चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। तो वहाँ मेरा पढ़ाई हुआ गांव के पास ही 5 किलोमीटर दूर में 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद मैं सरकारी स्कूलों में ही आगे पढ़ाई किया, कॉलेज भी सरकारी रहा। और जो इस सर्विस में आने का जो है मेरा कहानी, वो भी वहीं से शुरू होता है। जी, एक छोटा सवाल सर कि जिस प्रकार आपने शुरू से पढ़ाई किया है, प्राइमरी यानी कि आप गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं अभी तक का, तो इन जो स्कूलों में आपने पढ़ा, जिस जिस चीज़ों को आपने फेस किया, जो आज तक का आपने कहा है, 10वीं के बाद का जो पढ़ाई आपने, जो 10वीं तक का आपने गाँव के क्षेत्र में ही पढ़ा है जी, आने वाले 10वीं के बाद की जो परेशानी थी आपको वो कैसी रही होगी और कितनी रोमांचित रही होगी? नहीं, 10वीं के बाद वो परेशानी कम हुई क्योंकि हमको बड़े शहर के बड़े स्कूल में, बड़े गांव के स्कूल में जाने का मौका मिला जहां पर्याप्त शिक्षक थे। और उसके बाद हमारा कॉलेज भी सरकारी था, लेकिन सरकारी कॉलेज में जिस तरह से पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई हुई। और 10वीं के बाद बच्चा या कहें 12वीं के बाद तो खुद से ही पढ़ते हैं। तो हमारी पढ़ाई भी फिर खुद से जितना हो पाया, जिस तरीके से हो पाया, जो समझ में आया, वैसा सेल्फ स्टडी ज़्यादा रहा। और मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैं उदयपुर आया, जो बड़े शहर में, तो साथी लोगों को देखा कि वो तैयारी कर रहे हैं, पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग परीक्षा दे चुके हैं हमारे साथ पढ़ने वाले। तो हमको पता ही नहीं था कि हमको परीक्षा भी देना था। तो फिर डिसाइड किया कि नहीं, परीक्षा इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उस अनुसार हमने गाइड, यूनिक की बड़ी गाइड होती थी उस समय, है ना, सभी सब्जेक्ट आते थे। तो वैसा किताबें लाके और पढ़ाई करते हुए, और थोड़ा माहौल फिर कंपटीशन एग्जाम की तरफ आया। और उस बीच में क्योंकि घर का सपोर्ट भी इतना नहीं रहता था, तो उन्होंने जैसे बीएड के लिए बोला तो हमने आवेदन कर दिया। अब बीएड में हो गया तो बोले कि ये पैसा है, फीस भर दो और बीएड कर लो, नहीं तो दोबारा घर से बात मत करना पैसे के लिए। तो बीएड भी कर लिया, उस दौरान एमएससी भी हो गया। और
वो होते ही फिर नौकरी भी लग गया, गुरुजी बन गए। बीएड के लिए बोला तो हमने आवेदन कर दिया। अब बीएड में हो गया तो बोले कि ये पैसा है, फीस भर दो और बीएड कर लो, नहीं तो दोबारा घर से बात मत करना पैसे के लिए। तो बीएड भी कर लिया, उस दौरान एमएससी भी हो गया और वो होते ही फिर नौकरी भी लग गया, गुरुजी बन गए। तो गांव के पास ही स्कूल मिल गया, बच्चों को पढ़ाते हुए फिर कि नहीं कंपटीशन में जाना है। तो यूपीएससी भी दे रखा था, पहले अटेम्प्ट में ही मेंस दिया था यूपीएससी का, तो भरोसा भी था खुद पे भी। और नौकरी के साथ पढ़ते पढ़ते राजस्थान की जो सिविल सेवाएं हैं उनमें 2 बार चयनित हुए, वहाँ नौकरी की है। शिक्षक से नगर पालिका का नौकरी की है, तहसीलदार का की है। और वहीं से फिर हमारे दोस्त लोग दिल्ली में भी थे, तो मिलने भी गए, दिल्ली से कुछ नोट्स भी लाए। वहाँ रह के पढ़ने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि नौकरी भी करना था। और लेकिन एक बार मन बना के भी गए कि कोचिंग भी करेंगे। तो जो डेमो क्लास होता है अटेंड करके फिर हमको लगा कि नहीं, ये बता रहे उतना तो हम पढ़ ही लेंगे, गाँव में नौकरी करते हैं और साथ में पढ़ लेते हैं। अलग अलग समय पे ट्रांसफ़र भी होता रहा और नौकरी के साथ पढ़ाई किए, इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में फिर रुक गए, नंबर कम आए इंटरव्यू में, तो फिर से अगले साल दिए। इस तरह से 2012 का जो मैं एग्ज़ाम था और इंटरव्यू था उसमें हमारा चयन हुआ और 2013 बैच है मेरा और मुझे छत्तीसगढ़ का घर मिला। काफ़ी आसानी से आपने इतना बातें कह दिया है, लेकिन इसमें बहुत से बातें छुपी हुई हैं जो कि आप इतना किसी के भी नहीं होता है कि मेंस निकालना। एक बार में अगर थोड़ा सा हो जाता है तो फिर वो अपना उम्मीद खो देता है कि हो सकता है मेरा नहीं है, किस्मत नहीं है, ऐसा करके लोग फेस करते हैं। आपने इस समय में कैसे फेस किया होगा, कैसा लगा होगा? नहीं, देखो, एक बार नौकरी में तो आ ही गए थे और उसके बाद जो हमारा बचपन है वो फिर ध्यान में आता है और उससे हमारा जो लक्ष्य है उसको मजबूती मिलती है। तो मैंने जैसे बताया कि किसी को होता है कि नहीं मैं किसी से कम नहीं हूँ या कोई भी मेरे लिए इतना कठिन नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, असंभव नहीं है उस टाइप का। तो कक्षा 7 में पढ़ रहा था और एक अधिकारी आए थे हमारे स्कूल में और कैंप था, उसमें उन्होंने पूछा था कि भारत का सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है भारत की। तो हमारे यहाँ से गुरुजी भी जवाब नहीं दे पाए थे, गांव का स्कूल था। फिर उन्होंने बताया कि आईएएस की परीक्षा है। तो उतना ध्यान में था कहीं ना कहीं कि आईएएस की परीक्षा से क्या बनते हैं, उन्होंने बताया था कलेक्टर बनते हैं। तो जब नौकरी में आया उस समय फिर कलेक्टर से वही सामना हुआ हमारा, जिला कलेक्टर से, फिर दूसरे जिले गए वहाँ भी कलेक्टर से। तो कलेक्टर किस तरह से काम करते हैं, कितना उसको अधिकार है, कितना निर्णय लेने में सक्षम है और वो लोगों का किस तरह से भला कर सकते हैं। तो यही बातें सोच के उनका काम देखते हुए फिर से हमारे जो एक तो था कि ये सबसे मुश्किल है तो हम कर ही लेंगे, उसको तो करेंगे, है ना। तो वो एक अलग बात था। और दूसरा कि वहाँ जाने से हम किस तरह से काम कर पाएंगे। तो इन बातों को लेके हमने हौसला कभी नहीं खोया और एक दिन तो हम कर लेंगे। और ये भी नहीं कहा बाकी काम छोड़ के करें, क्योंकि सब देखना होता है। आपका जो परिवार है उसको चलाना है। मतलब मैं तो क्या शादी नहीं किया था, तो अपने आप का भी वही है कि आत्मनिर्भर बनना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो इसलिए कठिनाई हुई लेकिन मेहनत की है। जैसे मैं केमिस्ट्री से एमएससी किया हूँ, जूलॉजी से एग्ज़ाम देता था, केमिस्ट्री और जूलॉजी से। फिर नौकरी करते हुए मुश्किल हुआ, बहुत लंबा सिलेबस होता था और हिंदी मीडियम से मैं तो था, तो तकलीफ होती थी, नंबर नहीं आए, कम आए तो क्यों आए। तो फिर हमारे दोस्त पढ़ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पूछा कितना किताब है, चलो पढ़ के देखते हैं। तो हमको अच्छा लगा, फिर ये तो कम है और आराम से पढ़ सकते हैं, नौकरी के साथ पढ़ सकते हैं। फिर हमको दूसरा सब्जेक्ट भी बदलने की इच्छा हुई, तो फिलोसॉफी हमारे दोस्त पढ़ रहे थे, उसका भी किताब कितना है, 2 तो पढ़ने में बहुत मजा आया वो तो, फिलोसॉफी और कॉम्पेट। तो इन दोनों को पढ़ के हमने अपना सब्जेक्ट के रूप में यूपीएससी में लेके और उसको निकाला है। सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देते हैं? देखो, श्रेय अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हर स्टेप पे मेरा सहयोग किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे 5वीं के बाद थोड़ा दूर के गांव गया था, तो हमारे साथ के लोग मजदूरी करने चले जाते थे। तो
मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जाऊं गुजरात मजदूरी करने। तो मम्मी ने डांटा मेरे को, पढ़ी नहीं है लेकिन उनको शिक्षा का महत्व पता था कि हमारी तरह तुम्हारा भी जीवन होगा क्या, या मजदूरी करोगे, गुलामी करोगे, पढ़ लो और कुछ बन जाओगे लाइफ में। तो फिर मैं दोबारा वो ख्याल वापस नहीं आया स्कूल छोड़ने का। बाकी यहाँ उस समय सीरियसली पढ़ाई नहीं करते थे हम लोग, जैसे बच्चे आज भी करते हैं उस टाइप से कि हाँ ठीक है पढ़ लिए, और तो छोड़ने का मन आया था। और फिर माँ के कहने के बाद दोबारा वो ख्याल कभी नहीं आया। इस टाइप का था वो जमाना। लेकिन घर पे पढ़ाई उतना नहीं हो पाता था क्योंकि घर पे सब काम देखने होते थे। जैसे आज भी बच्चों को, गांव के बच्चों को देखना होता है, पशु है, खेती बाड़ी है, घर का थोड़ा मोड़ा काम है। तो जो होता था वो स्कूल में पढ़ लिए वही चलता था, बल्कि होमवर्क भी नहीं हो पाता था तो गुरुजी लोग कुछ भी देते थे, माँ भी खा लेते थे, ऐसा चलता था। जैसे आपने IAS क्वालिफाई कर लिया है, आपने IAS बन लिया है, बनने के बाद जो शहर में माता पिता की खुशी थी और गांव में किस तरीके से माहौल बना हुआ था उस समय? तो मेरे सर्विस में आने के बाद मेरे दादाजी, तो मैं तहसीलदार था तब तक, वो बोलते थे, मेरे को कलेक्टर ही बोलते थे। पता नहीं क्यों उनको लगता था कि मैं कलेक्टर बन जाऊँगा, मेरे को भी किया, उनको हौसला है मेरे को क्यों नहीं। वो तहसीलदार था तब चल बसे, लेकिन था कि ये लड़का करेगा, कर पाएगा, कर लेगा। तो जैसे मैं बना, सभी को बहुत खुशी हुआ, गाँव वालों को और उस क्षेत्र के सभी लोगों को, क्योंकि मेरे क्षेत्र से और समाज से मैं पहला IAS अधिकारी था। और सभी लोग अपने बच्चों को भी उदाहरण देते हैं, और इस तरह से मैं भी चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र से वो लोग मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे। तो इसका बहुत मतलब लोग उसको एक आइस ब्रेकिंग के रूप में लेते हैं उस क्षेत्र में। और उसके बाद हमारे IAS सर्विस में भी वहाँ से लोग काफ़ी निकले हैं, 3 लोग निकले हैं। जो चीज़ अपन एक बार एम बना के चलते हैं उस चीज़ को अपन कर सकते हैं, उससे हार मानना मुश्किल नहीं है। कि दिमाग में अगर नहीं आता है, इस टाइप का आना भी नहीं चाहिए और हौसला नहीं खोना चाहिए, तो हम उसको कर लेते हैं। मन में है विश्वास तो हो जाएगा। एक और सवाल है मेरी, जैसे आप IAS परमिट हो गए, सबसे पहला पोस्टिंग आपका कहाँ था? IAS बनने के बाद मेरा जो प्रोफेशन था बस्तर में था। कलेक्टर समय अंकित आनंद सर के 6 महीना अमित कटारिया सर के, दोनों बहुत बड़े नाम है और उनसे बहुत मैंने कुछ सीखा और बस्तर क्षेत्र को भी जानना। और मैं अभी भी कभी उदाहरण देता हूँ कि यहाँ के लोग भी कितने सीधे हैं, उनको महत्व समझाना पड़ेगा। गुरुजी लोगों को भी साल भी मैं बताया था, जब भी बात करता हूँ तो बस्तर की घटना वो मुझे याद आ जाती है बार बार, कि जहाँ एक परिवार में 2 बच्चे थे, तो दोनों बारी बारी से स्कूल आते थे। एक दिन एक आएगा फिर दूसरा आएगा, और वो मुझे BO बताए वास्ताना के तो कपाल इंतजार में था। तो मैं उसको समझा, बात किया, और फिर ये पता चला कि लोग बोल रहे हैं कि 2 हैं और पशु चराना है, तो एक पशु चराने जाएगा, एक स्कूल जाएगा, और फिर दूसरा पशु चराएगा, पहला स्कूल जाएगा। तो उस तरह से हम पढ़ाई भी नहीं रोक रहे हैं और काम भी नहीं रोक रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सरल तरीके से, उनको जैसा समझ में आया कि पढ़ाई स्कूल जाने से ही पढ़ लेगा बच्चा, उस तरह से। तो लोग सीधे हैं, अगर उनको उसी बात का महत्व समझाया जाए कि नहीं, रेगुलर पढ़ाई का महत्व क्या होता है, स्कूल अगर बीच में छोड़ देते हैं, एक दिन नहीं आते हैं, तो बच्चा खुद ही उसको फील करेगा, रिफ्रेश फील करेगा, थोड़ा पीछे फील करेगा और वो पढ़ाई छोड़ देगा। तो उस बात को समझाने का जरूरत है। तो जैसे, और दूसरा, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या बचत नहीं सोचते, भविष्य का नहीं सोचते, और उसी कारण से बाहर के लोग आके यहाँ पे रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ के लोग भी उस बात को समझ रहे हैं, और कुछ जैसे गांव छोड़ के यहाँ शहर में आ रहे हैं, बचत कर रहे हैं, घर ठीक बना रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। ये बात जैसे जैसे ठीक गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक जाएगी कि नहीं, हमको 2 पैसा बचाना भी चाहिए, जीवन जीना है, अच्छे से जिए, लेकिन बच्चों का पढ़ाई के लिए भी सोचना चाहिए, आने वाले भविष्य के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ की जो सारी समस्या है वो खत्म होगी और
ये खुशहाल पाएगा बस्तर। जी, खासतौर से अपन बीजापुर की बात करते हैं। बीजापुर में आप किस प्रकार से अभी तक का कार्य किए हैं और किन चीज़ों को आप अभी तक नहीं कर पाए जो करने की इच्छुक हैं? बीजापुर में जो मैं यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ क्षेत्र को देखा, देखो वो जगह रोड नहीं है या पुलिया नहीं है, स्कूल चल रहे हैं, भवन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भवन ही नहीं बना है, आंगनवाड़ी का भवन या तो जर्जर या बना ही नहीं है, पंचायत भवन ही नहीं है हमारे पंचायत की बात। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था यहाँ पे, वो मेरा पहला फोकस था जिले में, और विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप जैसे देखेंगे जितने काम उस समय सेंक्शन हो रखे थे और नहीं हो पा रहे थे, और प्लस बाद में जितना भी हमारे पास उपलब्ध फंड था या कहीं से नीति आयोग से हमको मिला, SCA से मिला, DMF का, उस सब का हमने उपयोग करके और अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल के भवन बनाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, आंगनवाड़ी बनाए हैं, इसमें नरेगा भी कन्वर्जेंस दी है, पंचायत भवन भी बनाए हैं। उस सब का हमने उपयोग करके और अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल के भवन बनाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, आंगनवाड़ी बनाए हैं, इसमें नरेगा भी कन्वर्जेंस दी है, पंचायत भवन भी बनाए हैं, और दुकानें भी बनाई हैं कि गांव के युवा मेन रोड पे 5 दुकानों को एक कॉम्प्लेक्स बना के दिया जाए तो वहाँ अपना व्यवसाय शुरू करें। तो उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान था। और दूसरा पढ़ाई पे, जो बंद स्कूल यहाँ पे सलवा जुड़ूम से बंद थी, तो मेरे से पहले भी कुछ स्कूलें खुली थी और कुछ हम प्रयास करके खुलवाए, और अभी की स्थिति में 221 स्कूलें हैं ऐसी हैं जो जहाँ बच्चे 8000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पहली बार स्कूल खुले हैं, गांव में खुले हैं, और वहाँ का युवा है वो उनको पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ाई कैसे करा रहा है उस पर भी उसको ठीक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए पहले तो उनका ट्रेनिंग कराया। इस साल भी पूरा गर्मियों में उनका ट्रेनिंग चला, बीच बीच में हर महीने समीक्षा और एक ओरिएंटेशन होता है, उनको मटेरियल दिया गया, टीचिंग एड दिए गए, और जो बेसिक साधन थे वहाँ पढ़ाई के लिए, शेड का जरूरत था, शेड बनाया, जहाँ स्कूल बना सकते थे वहाँ स्कूल भी बना रहे हैं। और कुछ स्कूलों में जो हमको नीति आयोग से पैसा भी मिला था, तो 100 स्कूल हैं, 100 स्कूलों में हमने जहाँ लाइट नहीं है वहाँ टीवी लगवाया पहली बार, सोलर से वो टीवी चल रहा है, और उस पर बच्चे अंग्रेजी में, हिंदी में पोएम है उसको दोहराते हैं, वीडियो से पढ़ाई करते हैं। हमारा शिक्षक को भी सुविधा हुआ, और बच्चों के लिए और गाँव वालों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बना वो टीवी। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह से अगर मेरे ये सारे बंद स्कूल हैं प्लस प्राइमरी स्कूल है, उनमें एक ऑडियो विजुअल कंटेंट दिखाने लायक वातावरण बन जाएगा, तो शिक्षकों की कमी है उसका भी कुछ हद तक भरपाई हो पाएगा, प्लस बच्चे जुड़ेंगे पढ़ने के लिए। और उसके अलावा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें अंदरूनी क्षेत्र में भवन बने हैं, वहाँ स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। DMF में मेरा मेजर जो जिले का फंड है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मानदेय में जाता है, और उपकरण तो कोरोना काल में बहुत हद तक उपलब्ध थे जिले में, तो उनको भी दुरुस्त करके और अभी ऑपरेट किया जा रहा है। मानव संसाधन ही बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का जो फंड था, हमको एक और फंड मिला था इनाम के तौर पे अच्छा प्रदर्शन के लिए, तो उसको इन हेल्थ सेंटर में कोऑर्डिनेटर रखे हैं हमने, और वहाँ के लिए नर्स रखी हैं, वो अपना वीकली रिपोर्ट भी जमा करती हैं। मतलब सांड्रा एरिया में आप देख लें, एडसमेटा में देख लें, या एकदम उसूर के अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ ये लड़कियाँ हैं वो अपनी सेवाएं दे रही है। हमारा जो रेगुलर स्कीम है उसके साथ साथ अपने प्रयास से BHND को बेहतर कर रही हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तक आने के लिए प्रेरित कर रही हैं, संस्थागत डिलीवरी के लिए। और जो लोकल भोपे होते हैं या यहाँ पे उनको दुनिया बोलते हैं, वो होते हैं, तो उनको भी समझाए, उनका भी हमने सम्मेलन कराया है, उनको भी समझाइश दे रहे हैं, तो उससे थोड़ी आसानी हुई, ये लोग आ रहे हैं और इलाज का जो लाभ है वो दे रहे हैं। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले भी यासर के समय बहुत अच्छा काम हुआ था, बीच में कुछ डॉक्टर्स का हमको कमी था, लेकिन उसके बाद संपर्क करके और अच्छा आकर्षक पैकेज देके डॉक्टर को हमने रखा है, तो भी लगभग सारे विभागों में और खासकर MCH में बहुत अच्छा काम हो रहा है।
हमारा बीजापुर का MCH है वो शासन से सेटअप उसका सेंक्शन नहीं हो पाया है, बार बार उसको लिखा गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी अंग है हमारे यहाँ, तो उसको संचालन हम पूरा DMF से कर रहे हैं। और अभी अच्छी सर्जरी हुई है, लोग कभी बच्चे नहीं हुए थे उनको भी अभी बच्चे हुए तो खुश हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ और एजुकेशन में। साथ ही जैसे क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो परेशानी समझ में आती है कि पानी के लिए किस तरह की परेशानी होती है, राशन के लिए किस तरह की। जब देखते हैं कि 50 किलोमीटर दूर से सांड्रा से लोग राशन के लिए भोपालपट्टनम आते हैं, बारिश में उनका ट्रैक्टर में राशन भी बह गया था, ऐसी स्थिति थी। तो हमने प्रयास करके पिछले साल गाँव वालों से भी बात किए और हमारे सरपंच और सचिव प्रयास करके आने जाने का एक रोड बनाए, क्योंकि नक्सलियों का दबाव था कि वहाँ अस्थायी रोड तो नहीं बना सकते, तो जैसा भी बना पाए। लेकिन पिछले साल हमने इन क्षेत्रों में अंदर क्षेत्रों में राशन पहुँचा के दिया है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था गाँव वालों का। और दूसरा, नालों का पानी पीते मजबूरी, वहाँ कभी हमारा बोरिंग गाड़ी नहीं गया, तो उसके लिए ट्रैक्टर माउंटेड गाड़ियाँ थी, उनको बात करके वहाँ बेच के पंचायतों की मदद से जो भी फंड अगर पंचायत के पास था तो उससे, नहीं तो जिला से फंड दे के और SC NMDC सारे फंड कन्वर्जेंस करके जिले की हर बसाहट में हैंडपम्प से पानी उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया है। हमारी आकार ले रही है, भवन बन रही है। बेहतरीन बीजापुर में आपने कार्य कर रहा है, और ऐसे कोई कार्य और जो बच्चे हैं जो आपको इसको पूरा करना भी चाहेंगे? नहीं, देखो, उसके अलावा हर क्षेत्र में जो काम हो सकता है वो किए हैं। जैसे कृषि में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, खासकर मिर्ची का खेती उल्लेख करना चाहूँगा मैं। तो चंदूर में, तारोड में, टाला गोड़ा, उसको पामेड़ तक ले गए, हीरापुर में, है ना, अंदर गाँवों तक बड़े बड़े पेज में कन्वर्जेंस के माध्यम से मिर्ची का खेती किया गया और अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। इस तरह से हमारा रोजगार के लिए यहाँ जो मैं समझता हूँ नक्सल फैलने का या स्थायी रूप से अभी तक बना हुआ है, उसका कारण ही रोजगार की कमी है। युवा भटकते हैं और खासकर महिला लोग हैं, उनको भी रोजगार नहीं होता है। तो जिले में रोजगार के लिए जो प्रयास किए गए, गारमेंट फैक्ट्री जैसा यहाँ दंतेवाड़ा में चल रहा था, तो एक बड़ा सेटअप यहाँ डाला है, कम से कम 400 लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा था। ये अलग बात है कि बीच में अभी आग लग गई और फैक्ट्री उसको भी दुरुस्त कर लिया और अभी वापस शुरू हो जाएगी। और चिकी फैक्ट्री स्थापित किए हैं, तो करीब वहाँ 100 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति है, अच्छा सैलरी दे रहा है। और इस तरह से हमारे रीपा जो बने हैं उनके माध्यम में भी वहाँ भी मशीनें स्थापित, ये कुछ एक्टिविटी शुरू किए हैं और रोजगार मिल पाएगा। होमगार्ड का ट्रेनिंग लिए थे, एक दुर्ग की संस्था के माध्यम से सबका प्लेसमेंट भी किया गया था। अभी लड़के मिलने भी आए थे कि दिवाली में घर आए थे, तो हालांकि उनका ये कहना था कि हैदराबाद की भाषा थोड़ी समझ में नहीं आती है, तो हमको यही नौकरी दे। तो मैं उनको समझाया कि नहीं, नौकरी तो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगी, या तो रायपुर दूर में जाना पड़ेगा या हैदराबाद बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा, और साथ में अपना पढ़ाई करें। कुछ एक बार नौकरी मिला है तो जरूरी नहीं कि वहीं रहो, लेकिन इस गांव से थोड़ा बाहर निकलोगे, कुछ 2 पैसा कमाओगे तो फिर अच्छा अपने भविष्य के बारे में सोच पाओगे। तो ये मेरा प्रयास रहा है। और इस जिले में अगर जो समस्या है यहाँ की नक्सल, उसको ख़त्म करना है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैक्सिमम रोजगार देना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बेहतरीन बताया है। और एक छोटे से आपसे प्रेरणा चाहते हैं, जो लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो गाँव क्षेत्र से पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कुछ प्रेरणा के लिए 2-4 बात बोल पाएंगे? नहीं, देखो, किसी का, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ तो मैं बोल के आपको बताऊँ उसकी वजह मेरा जो जीवन चरित्र है वो आपको काफ़ी कुछ बताता है। लेकिन यही बताना चाहूँगा कि कभी भी आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। आते हैं कठिन समय आता है, और मेरे भी स्कूल समय में मैं उस समय 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था, और वही चिमनी से पढ़ाई कर रहे थे। तो उस चिमनी के कारण आग लग गई थी और मेरा घर ही जल गया था।
कुछ नहीं बचा था, तो एकदम हम जीरो पे आ गए थे और वहाँ से वापस संघर्ष करके इस परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़े। और जब मैं 12वीं में था तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत भयानक, आज भी उनके शरीर में, रीढ़ की हड्डी में, हाथों में, पैरों में रोड प्लेट लगी हुई है। तो ऐसे कठिन समय आए हैं और किसी के भी जीवन में, मैं चाहूँगा कि नहीं आए, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग फिर, मैंने अपने साथियों को भी देखा हूँ, घर की ऐसी परिस्थिति आई कि कुछ हो गया और अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ दिए, या फिर मेरे से भी ज़्यादा होनहार लड़के मेरे साथ थे, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण या उन परिस्थितियों में अपना हौसला खोने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको अपना हौसला नहीं खोना है, अपने पे विश्वास बनाए रखना है और उसका सामना करना है। नेगेटिव भावना आपके जीवन में कभी नहीं आए। बहुत सारे लोग, खासकर हम कोटा का जैसे सुनते हैं कि पढ़ाई के दबाव में लोग सुसाइड करते हैं, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। आप जो अपने क्षमता है उस अनुसार आप कर ही लेंगे। आप क्या साबित करना चाहते हैं किसी के लिए? मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, मैंने मेंस दिया था और मेंस के बाद जब रिजल्ट देखे, मेरे भाई देखे थे, मैं खुद नहीं देखा था क्योंकि कंप्यूटर पे जाके देखना होता था। तो वो जो नंबर नोट करके ले गए थे, उनको लगा हाँ वही है, उन्होंने बता दिया वो नंबर है। तो 2-4 लोग हमारे साथ वाले, उन्होंने अच्छा तो बोला, लेकिन मन से नहीं बोला, क्योंकि मेरे को कब फील हुआ कि जब रिजल्ट बाद में फिर से चेक किया तो नहीं हुआ था उसमें। तो फिर बोले कि ऐसे ही थोड़ी होता है, हम मतलब जो भी कि हम ऐसे ही थोड़ी हैं, इतने समय से पढ़ रहे हैं, ऐसे हर हेरे गिरे का नहीं होता है भाई, है ना, अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसे हौसला। लेकिन उनको बोल के जवाब देने से कोई मतलब नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के युवाओं से कि किसी तरह से घबराए नहीं, परिस्थितियों से डटकर सामना करें, अपना 100% दें। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है और अपने शरीर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मोबाइल में ही रहेंगे या कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो हम उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको जो कठिनाई है वो सिखाती है, अभाव है वो सिखाते हैं। हम कॉपी में, किताब में लिख के पढ़ेंगे, वो हमको सिखाएगा। क्लासरूम टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनका कोई अल्टरनेट नहीं होता है ना। और ज़्यादा लेजी नहीं बने और अपने शरीर का ध्यान रखें। अच्छा शरीर होगा तो अच्छा दिमाग भी काम करेगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार, जो अपना जीवन परिचय बोली बातें से आप लोगों के सामने रखे हैं। आज के बाद हम लोग भी एक हौसला बना के चले, ऐसा एक हम उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए इजाजत दीजिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।